नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बिहार में छठ पर्व की रौनक है। बिहार विधानसभा के ठीक बाहर से ये लाइव बुलेटिन इस वक्त हम आपने लेकर आए हैं, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर छठ पर्व की रौनक है, चुनाव का महापर्व चल रहा है, लेकिन देश भर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस बात पर चर्चा छिड़ी है वो है एसआईआर। तो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की, जिसमें चुनाव आयोग ये मानता है कि योग्य मतदाता को शामिल किया जाए, अयोग्य मतदाता को बाहर किया जाए, लिस्ट को अपडेट किया जाए, जो इससे पहले 21 वर्ष पहले हुई थी एज पर इलेक्शन कमीशन। तो उसे लेकर बड़ा फैसला ये हुआ है कि 12 राज्यों में एसआईआर होगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी ज्ञानेश कुमार ने उन 12 राज्यों का अनाउंसमेंट भी किया। इनमें से कई ऐसे राज्य हैं जिनमें आगामी वर्ष में चुनाव भी है, जैसे तमिलनाडु है, लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाला नाम जो इस लिस्ट में निकल कर आया है वो है उत्तर प्रदेश का। और असम, जहां पर चुनाव होने हैं, उसका नाम इसमें शामिल नहीं है। क्या उसमें अलग तरह से एसआईआर होगा? उत्तराखंड का नाम शामिल नहीं है, पंजाब का नाम शामिल नहीं है। तो जो बिग टेकअवेज हैं एसआईआर के, और इसे लेकर कैसे बिहार से लेकर, क्योंकि देखिए बिहार वो जमीन है जहां पर सबसे पहले एसआईआर लागू किया गया और उस समय भी इसे लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई। हालांकि बीते कुछ दिनों से जब मैं बिहार में हूं, लगातार लोगों के बीच जा रही हूं, तो एसआईआर को लेकर अब यहां कोई चर्चा नहीं है। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस तक की जुबान से एसआईआर का शब्द नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम आने के बाद से अब बिहार से लेकर यूपी तक की पॉलिटिक्स में आपको इसकी चर्चा फिर से सुनाई देगी। तो इस पर मैं आपको डिटेल दिखाऊंगी आगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आज राजनीति की एक तस्वीर आपके सामने और रखना चाहती हूँ। ये एक ऐसी तस्वीर है जो बिहार की जमीन पर खड़े होकर जब मैं ये बुलेटिन कर रही हूँ और बाहुबली, जंगल राज, जब ये सब कुछ आपको पॉलिटिक्स में सुनाई देता है, तो ये दो चेहरे अनंत सिंह, सूरज भान, मोकामा सीट से जब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो बिहार में बाहुबलियों के दम ने कैसे कब किस दौर में किस वक्त में राजनीति को प्रभावित किया है, और आज साल 2025 का वक्त भी इससे प्रभावित नहीं है। वो सुनिए इनके दावों में जो उन्होंने एनडीटीवी से खास बातचीत में किया। आप बोलते हैं कि जनता हमारा भगवान है, क्यों, क्या है ऐसा कि आप? ठाकुरबाड़ी में हम बहुत जग गए, हमको कुछ मिला नहीं, पूजा करके चल आए। यहाँ गए तो कुर्सी मिला, विधानसभा गए तो कह रहा भगवान कहें। आप जनता आपके भगवान लेके गए, वहाँ मिला, उसी को हम भगवान कहते हैं। और जनता भी आपको भगवान मानती है? जनता ने प्रेम करते हैं तब तो वोट देते हैं, सच सच झोंक हम जीते हैं। तो इसके पहले तो आपकी पत्नी थी, जब आप काम किए हैं तो फिर आप उनको हटा के आप क्यों आ गए मैदान में? हैं? आप क्यों आ गए? पत्नी हमको सजा हो गया, लड़ने लायक कोई परिवार घर में नहीं था, तब पत्नी को लड़ा दिए। पत्नी लड़ा, फिर हम छूटे, फिर हम लड़ रहे हैं। पत्नी के बाल बच्चा भी देखना था, काम धाम भी देखना था, घर परिवार के। उतना जनता का हमारा संतुष्ट नहीं हुआ, जितना काम होना चाहिए नहीं हुआ। पत्नी विधायक के रूप में जो काम की वो आप संतुष्ट उससे नहीं हुए? नहीं हुए संतुष्ट। वो बाल बच्चा भी देखना था, नौकर चाकर के देखना था, बहुत काम एक आदमी का था। तो उतना जनता में टाइम नहीं दिया। हम कोई काम नहीं घर के करते, हम जनते में रहते हैं। वो घर के भी काम करता था, हम अपने घर के कोई काम नहीं करते हैं। अब वो क्या करेंगे? जनता में रहते हैं। अब क्या करेंगे? आप तो उनको हटा के आप खुद विधायक बनने जा रहे हैं। हाँ, हम ही दिन हाइए थे। वो 2 साल में था, जब हमको अथी हो गया तो कोई परिवार में लड़ने वाला नहीं था, तो हम लड़ा दिए। 2 साल रहा मोटा मुँह, 20 साल 22 साल से हम ही हैं। इस बार जो लड़ाई है, इस बार तो कठिन लड़ाई मान रहे हैं आप? इस बार का लड़ाई हम कठिन कभी नहीं मानते हैं। जो लड़ रहे हैं सब दिन हमारे से लड़ते आए हैं। तो आपका जज्बा है, बट लड़ाई तो कठिन है भाई। दोनों बाहुबली लोग हैं आप लोग। नहीं तो सब दिन तो हैं, हम ही दोनों आए नया आए हैं। पहले लड़े हैं, वो बादों में लड़े हैं, जितबो किए हैं। तो 4 साल विधायक रहे, चल गए क्षेत्र छोड़ के लड़ने के लिए एमपी में। आज बोलते हैं कि हम घर का बेटा है। तब बाहर जाकर लड़ते थे तो बेटी बन के लड़ते थे कि बेटे बन के लड़ते थे। आप लोगों से बहुत पुराना आपसे अदावत भी रहा है? अदावत बात कुछ नहीं है, वोट का लड़ाई है, अदावत कुछ नहीं है। पर्सनल कुछ नहीं? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं, पर्सनल कुछ नहीं है। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा कुछ नहीं, वोट का लड़ाई है। आपको लोग बार बार बोलता है बाहुबली, ये आप इसको तारीफ मानते हैं कि आपको लगता है कि नहीं गलत बात है? नहीं, गलत बात है। ये आप लोग बोले हैं, कोई नहीं बोला है। आप लोग बाहुबली बाहुबली किए तो कुछ जनता पकड़ लिया, बाहुबली कर दिया, कोई छोटे सरकार कर दिया। हमको पसंद भाता नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम अनंत है, अनंत हकाबे हमारा, ये हमारा नाम है। तो तारीफ भी मान सकते हैं आप? हैं? तारीफ मानिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? तारीफ मानिए, बाहुबली है। नहीं, हमको जो हयन है झूठे कैसे माने। अभी हम बाहुबली जब कहते कि वोट जाकर कुल कर लूट के ले लेते, छीन के ले लेते, तो सख्ती से ले लिए। जनता का हम हाथ जोड़ते हैं, वो वोट देते हैं।
तो इसमें बाहुबली जगह कजा है। आप ये मानते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनना हाँ, नीतीश जी होंगे। और तो लालू और तेजस्वी के बारे में आपका क्या कहना है? वो दोनों को हमको कुछ कहने नहीं है। लालू जी तो कुछ आदमी के चिन्हते थे भी, तेजस्वी तो 1 रुपया 3 करोड़ देंगे ओकरे चिन्हेंगे। मतलब पैसा लेते हैं? पैसे लेके कोई टिकट देते हैं? या कोई टिकट है बचल में पैसा का? या का टिकट? आपके विरोध में जो उम्मीदवार हैं उनको भी पैसा लेके दिए टिकट? सबको पैसे लेके देते हैं। हाँ, हम देखे तो नहीं जाते हैं क्या लिया कि नहीं लिया, लेकिन दुनिया कहता आई है पैसा लेके देता है। ये इसको माना जा रहा है कि बड़ा ये 2 बाहुबली का लड़ाई है। ये बाहुबली का शब्द आप लोग कहाँ ट्रेनिंग लिया? जितने चैनल वाले रहते हैं आप इसी चीज से आप उच्चारण करते हैं। तो इसमें गलत क्या है? तो तारीफ भी मान सकते हैं इसको आप? नहीं, तारीफ नहीं। आप जनता के बीच वे चीज लेके चलिए जिस चीज से जनता की भलाई हो। नहीं, बट ये लड़ाई दिलचस्प है कि नहीं? क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो काफी दबदबा रखते हैं इस क्षेत्र में। चलिए, दबदबा किसी के नहीं रहता है, पृथ्वी लोक है। राम रावण सब यहाँ, दबदबा किन्हीं का रहा है। तो आप इस लड़ाई को कठिन मानते हैं? नहीं, कठिन हम नहीं मानते हैं। जनता मालिक है, जनता तय करती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है। नहीं, बट जब से नीतीश कुमार ने महिलाओं के अकाउंट में पैसा देना शुरू कर दिया है, 10,000 रुपया दे दिया, ये दे दिया, तो थोड़ा आप लोग की लड़ाई और कठिन हो गई उस मामले में? देखिए, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे राज्य के लिए कि 10,000 अकाउंट में आया। नीतीश जी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये बिहार है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन है आपसे पूछते हैं हम सर। जी, तो वो तो नीतीश जी हैं, बताइए। तो आप बोलना क्या चाह रहे हैं बताइए? नहीं, नीतीश जी के जैसे कि एक बार 2005 के बाद आके एकदम जैसे ये इलेक्शन से ठीक पहले बुझाया कि ये पैसा जाना जरूरी है। ये 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, इस चीज को तो पहले भी याद आनी चाहिए थी उनकी। नहीं, बट ठीक है, मान लीजिए चुनाव के पहले दिया, लेकिन पैसा तो दिया ना भाई। महिलाओं का भला होगा, रोजगार करेंगे ना, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है मेरे राज्य के लिए। लेकिन ये चीज 20 साल पहले होना था, 10 साल पहले होना था, 5 साल पहले होना था, 15 साल पहले होना था। लेट सही अभी हुआ। देखिए, फिर लेट ऐसा नहीं कह सकते 10,000 में 1 वोट खरीद रहे हैं। कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं। नहीं, अब 1 गोतनी का मिला, 3 गोतनी का नहीं मिला, तो ये तो मार होने का घर में नौबत कर दिया है। केस मुकदमा होगा, बिहान थाना में FIR होगा, 10,000 के बदल 50,000 लगेगा। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको फिर एक बार SIR से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता देते हैं। 12 राज्य जहां पर लागू होगा SIR अब, और इनमें कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर आगामी वर्ष में चुनाव भी हैं। इन सब के बीच आज रात ही जो वोटर लिस्ट है, सूची है, उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले 12 राज्य देखिए। अंडमान निकोबार, UT, हालांकि छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, इनमें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश का नाम इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ तो अगले ही साल 2026 में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से विजय शाह, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। आप दोनों से बातचीत की शुरुआत करूंगी। लेकिन CEC ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक तरफ उन्होंने बिहार के SIR को सक्सेसफुल बताया और छठ पर्व की बिहार वासियों को शुभकामनाएं दी। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे, और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स। ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस SIR की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। तो
तो देखिए, इस 12 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का नाम है, लेकिन उत्तराखंड का नाम नहीं है, पंजाब का नाम नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश का नाम है, गुजरात का नाम है, असम जहां पर चुनाव होने हैं उसका नाम इस सूची में नहीं है। रिएक्शंस पॉलिटिकल क्या आ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए विजय शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से। अनुराग जी, जिस समय बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, विपक्ष ने उसका भयंकर विरोध किया, जबरदस्त तरीके से आपने उसमें 10 तरह के फॉल्ट्स बताए। अब तो उत्तर प्रदेश का नंबर आ गया है, सरप्राइज्ड हैं आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि चुनाव आयोग को कि हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी बहुत होती है। एक महीने के अंदर में अगर आप उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ लोगों का करीब है, अगर 16 करोड़ लोगों का आप उत्तर प्रदेश के एक दिन में अगर उनका एसआईआर करके वोटर लिस्ट में नाम ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी तो हो सकती है। आप ही बताइए कि भाई जिस तरह से एसआईआर का मतलब यही होता है ना कि कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तानी नागरिक है वो वोट देने से वंचित ना रह जाए। ये तो सबसे बड़ा टास्क होता है ना। अगर आप बताइए, कह रहे हैं कि 2000 में जिनका जन्म हुआ है, मान लो, तो 2000 में जो 2000 के पहले 2000 में जब जन्म होता था तो कितने लोगों का गांव में यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बनता था, ये भी आप जानते होंगे जो गांव में लोग पैदा होते हैं। दूसरी बात, 2002 में कितने माँ बाप नौकरी करते हैं इधर उधर, उसके बाद 2002 में करीब स्थायी पते पे नहीं, लेकिन यूपी में आप एसआईआर को सपोर्ट कर रहे हैं, एसआईआर होने से दिक्कत तो नहीं है ना सर? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एसआईआर होने से दिक्कत तो नहीं है ना उत्तर प्रदेश में? अरे मेरी राय तो ले लीजिए, मैं राय दे रहा हूँ भाई, मैं कोई मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग को फिर आप एजेंडे पे आ गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बात कह दो फिर आप मुझसे पूछ लेना। मैंने कहा कोई व्यक्ति, हिंदुस्तानी व्यक्ति का वोटर लिस्ट से मतदान से मत करने से चूक ना पाए। ऐसा ना हो जैसे बिहार में जल्दी जल्दी हड़बड़ी में आपने गड़बड़ी की, कोई जिंदा है तो उसको मृत दिखा दिया गया। यहाँ भी हड़बड़ी में गड़बड़ी ना करें। 2000 में आपने कहा 2000 के लोग, आपने क्या कहा, 2000 में जिनका जन्म हुआ है उनका प्रमाण पत्र लगेगा, या 2002 में माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम हो। कई जगह ऐसा भी होता है कि 2002 में माता पिता शिफ्ट होते हैं, कहीं दूसरी जगह स्थायी जगह शिफ्ट होते हैं नौकरी के बाद, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे दिखाएंगे, ये बता दीजिए मुझे। दूसरा, 2000 में कई लोगों का तो हमारे जो बच्चे होते हैं गांव में, उनका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तो बनता ही नहीं है, उनको कैसे आप कंसिडर करेंगे, ये बताइए। मतलब एसआईआर में मैं फिर कह रहा हूँ हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो। जो अधिकार है, वोटर का अधिकार, वो जनता को मिलना चाहिए, कोई छूट ना पाए, किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, ये मेरा मकसद है। ठीक है, ठीक है सर, अब एक लाइन में मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। एसआईआर को यूपी में हो, इसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ सही तरीके से अगर कोई चीज होती है, जो मैंने आपको पॉइंट गिनाए, ये तो मैंने बनाया ना कि हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो, सही तरीके से होना चाहिए। नहीं, कोई व्यक्ति छूट ना पाए, ठीक है विजय जी, किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, सही तरह से हो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग पर भरोसा जरा कम है, ये उनकी बातों से जाहिर है। नहीं, बिल्कुल भरोसा कम है, जाहिर नहीं है, सही है ये। देखिए, ये तो इन्होंने वही कर दिया, टीवी के आगे पर बोलते हैं कि बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा कीजिए, लेकिन जब प्रक्रिया चालू होती है ये उसका विरोध करने पर उतर आते हैं। आप मुझे बताइए, अभी तो कुछ प्रक्रिया स्टार्ट भी नहीं हुई, और अनुराग जी को तो अच्छे से पता होनी चाहिए, मुझे लगता है इन्होंने तो चुनाव भी लड़ा है, कि कई प्रक्रिया होती है, और पिछले 20 साल से एसआईआर पे काम नहीं हुआ। और ये पिछले जब 1951 से लेकर 2004 के बीच में 8 बार एसआईआर हो चुका है, समय समय पर होता रहता है, तो टाइमिंग पे सवाल उठाना गलत है। अभी यहाँ मुझे तो नहीं लगता आने वाले कई महीनों तक उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव है। और पहले ड्राफ्ट लिस्ट बनती है, ये तो इनको भी पता है, पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट होती है, फिर फाइनल होती है, उसके बाद में भी आपत्ति होती है, आपत्ति के बाद में फिर अपील होती है, तो कई स्तर पर इसकी काम होती है। और उसके बाद में आपके कार्यकर्ता होते हैं, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, बीएलओ होते हैं, बीएलए होते हैं। लेकिन जो चौंकाने वाला फैक्टर दिख रहा है यहाँ पर विजय जी, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, लेकिन उत्तराखंड लिस्ट में नहीं है, असम लिस्ट में नहीं है 12 राज्यों की, ये थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा है। देखिए, ये इसका उपयुक्त जवाब तो चुनाव आयोग देगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संसाधनों के चक्कर में, क्योंकि संसाधन लगते हैं इसमें बहुत सारे, तो चरणबद्ध तरीके से चुनाव आयोग कराना चाहता है। जैसे अनुराग जी ने अभी आरोप लगा दिया, अगर ये पूरे देश में एक साथ कर दे तो अभी कह देते चुनाव आयोग के पास कहां संसाधन है, कैसे कर पाएंगे, एक राज्य में तो इतनी शिकायतें आई थी। तो चुनाव आयोग भी पारदर्शी तरीके से, सही तरीके से, ताकि, क्योंकि चुनाव आयोग का राज्यों में अपना कोई किसी तरह का कोई भी वहां एम्प्लॉय तो होते नहीं है, राज्य सरकार से ही लेती है, तो वो उसके अंदर निरीक्षण रखती है, उनको देख के रखते हैं, उनके सुपरविजन में अच्छा काम हो, तो इसका तो हमें स्वागत करना चाहिए कि उंगली उठाने का मौका ना मिले।
जी। अच्छा, तो देखिए बीजेपी के ठीक प्रवक्ता है। ऐसा लग रहा है अनुराग जैसे जी, चुनाव आयोग अनुराग के- जी, देखिए, चुनाव आयोग, एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए एक सेकंड। अनुराग जी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। अनुराग जी, आप चुनाव आयोग पर सीधे ये कह रहे हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। आपने एट फर्स्ट प्लेस से ये मान लिया कि चुनाव आयोग हड़बड़ी में ये फैसला ले रहा है। ये ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? भाई एक महीने के 2027 अंदर में में यूपी आप में खत्म। चुनाव है, एक प्रक्रिया के तहत 12 राज्यों के नाम अभी अनाउंस किए गए हैं और पूरे देश भर में होना है एसआईआर। तो अरे मैं कह रहा हूँ एक महीने के अंदर में अगर आप एसआईआर खत्म करेंगे तो हम यही तो कहेंगे ना कि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। एक दूसरा कि जो आपने कहा जो 2000 में लोगों का जिनका जन्म प्रमाण पत्र होना ठीक है। चाहिए, मान लो 2000 में गांव में जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता था तो क्या करेगा आदमी, उसका कोई अल्टरनेटिव आप बताइए। दूसरा 2002 में मान लो स्थायी पते पे लोग शिफ्ट हुए हो, उसके पहले स्थायी पते पे होते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में लोग घूम घूम के रोजगार करते हैं। भाई इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार तो दे नहीं, नहीं तो पा रही। आइडियल ड्यूरेशन क्या है सर? आप कह रहे हैं कि एक महीने में नहीं होना चाहिए, ये तो चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है कि वो कितना समय ले रहा है। तो आपकी सलाह क्या है चुनाव आयोग के लिए? फिर कितने महीने में होना चाहिए एसआईआर यूपी में? बोलने तो दो भाई, अगर आप ही प्रवक्ता हो जाएंगे तो मैं बोल कैसे पाऊंगा? मैं अपनी बात कह लूं, फिर सवाल पूछिए। सर, ये आप अपने पहले जवाब में ये बातें कह चुके हैं। मैं अब आपका नया पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूँ सर, इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कितने महीने का समय होना चाहिए जिसमें आप ये मानेंगे कि ये हड़बड़ी नहीं है? मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, उनको तो मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। हम तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता तो है नहीं बीजेपी वाले। इसके मतलब बीजेपी के मन में कितना देखो संशय है, बीजेपी के मन में चोर है, वो वहां चुनाव आयोग के साथ खड़े हो गए। अरे आपको तो चुनाव आयोग के साथ जैसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वैसे आपको ही पूछना चाहिए। आप तो बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप बिहेव कर रहे हैं जैसे आप यहाँ पे चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं। इससे संशय पैदा होता है ना। हमने ये बोला कि भाई आप एक महीने के अंदर में कैसे इतनी जल्दी करा पाएंगे, क्योंकि आपने 1000 माने एक बीएलओ 1000 लोगों के ऊपर लगाया है। आप बीएलओ हड़बड़ी में हर घर, एक घर में 3 बार उसको जाना है, कैसे जाएगा? कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? फिर आपने स्कूल के टीचर भी ले लिए, दिल्ली स्कूल के टीचर। अगर टीचर चले जाएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? को ही आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक है सर, आपकी बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ। अनुराग जी, आपकी ही बात को आगे बढ़ा रही हूँ। अगर एक महीने का समय आपको कम लग रहा है, हड़बड़ी लग रही है, तो क्या लग रहा है कितने समय में होना चाहिए? मैं आपसे ही तो पूछ रही हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को पर्याप्त समय लेना चाहिए जिससे कि सुचारू रूप से वो अपना एसआईआर कर पाए, कोई किसी के साथ अन्याय ना हो पाए, कोई वोटर लिस्ट से नाम छूट ना पाए, कोई बेवजह परेशान ना हो, किसी का वोटर लिस्ट में नाम जबरदस्ती ऐड ना हो, किसी गलती से किसी का कटे नहीं, ना गलती से कटे ना गलती से जुड़े। जानना चाह रही थी कि क्या कोई समय सीमा भी आपके दिमाग में है? पर चलिए उस पर आपने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। ठीक है सर, आती हूं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है सर, ब्रजेश। आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है। और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। ठीक है विजय जी, आपने अनुराग जी की बात सुनी। वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इतनी तेजी में जो फैसला लिया है, या एकदम से एक महीने के अंदर जो ये प्रक्रिया की बात की जा रही है, इसमें लोगों को पर्याप्त समय नहीं मिलेगा। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ वो इशारा कर रहे हैं सर। मीनाक्षी जी, शायद मुझे लगता है अनुराग जी कहीं बिजी थे, क्योंकि ये दोपहर बाद ही पीसी हुई है, इन्होंने ध्यान से सुनी नहीं है। ये 7 फरवरी को फाइनल होगी। ये प्रक्रिया कल से स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 3.25 महीने मिलेंगे मेरे भाई। आप कहां बात कर रहे हैं? इसका जो फाइनल होना है वो 7 फरवरी को होना है। अनुराग जी, इतना समय पर्याप्त नहीं है क्या? आपके बीएलए होंगे, हमारे बीएलए होंगे, तमाम पार्टियों के बीएलए होंगे, बीएलओ होंगे, तो कितने स्तर पे कार्रवाई होगी? फिर भी आपको लगेगा तो कोर्ट का रास्ता है। और मैं कहता हूँ कोर्ट जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले से निराशावादी क्यों हो? किंतु परंतु बट में क्यों जाते हो? ऐसा कौन सा नागरिक है जिसके पास किसी तरह के प्रमाण ना हो? मुझे तो लगता ही नहीं। बिना हाथ पैर की बात करना तो मेरे ख्याल से बेतुकी बातें होंगी। कोई भी इंसान यहाँ का नागरिक वैलिड है, उसके पास पर्याप्त सबूत जरूर होते हैं। उनके पास नहीं होते, उनके माता पिता के पास होते हैं, जमीन होती है, आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, किस तरह के पासपोर्ट। तो आप ये देखेंगे तो इतने सारे होते हैं। और जन्म प्रमाण पत्र भी होता है, और ना भी होता है तो बनवाने का भी समय मिलेगा आपको। आप 15 दिन में जाके सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, जो स्टेट वाइज जिनके जैसे रूल रेगुलेशन है,
जो बनाता है वहां की एजेंसी, जो लोकल अथॉरिटी होती है, वो बनाती है, तो वो कर अनुराग देती जी है। जवाब दीजिए। तो अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, कोई डोमिसाइल भी होता है किसी तरह का, और देखिए, आप स्कूल में पढ़ते हो, वहां की तो- टीसी भी होती है, 10th की सर्टिफिकेट भी होता है, तो कितने सारे होते हैं, उसके आधार पर बनते हैं। तो भाई ये जो इतना ज्ञान आप दे रहे हो, आप अपने ठीक है, चुनाव को क्यों अनुराग नहीं जी। देते ज्ञान कि ये सब नहीं, चीज़ जारी आप मुझे कर दे? बताइए, आपको नब्बल मेरी बावन बात यही सुनिए था ना, कि अरे आपको ये सब पर्याप्त चीज़ समय जारी नहीं कर मिला। दे कि भैया आधार मीनाक्षी जी, सुनिए, इनसे पूछिए, सवा तीन महीने पर्याप्त नहीं है क्या? अनुराग जी, बात से मत भागिए, अरे बात से मत भागिए, इधर उधर मत जाइए, जलेबी मत बताइए, अरे भाई जलेबी मत बनाओ बात की, आप बताओ, सवा 3 महीने का समय है, अरे आप मुझे बताइए, सवा 3 महीने, इसका जवाब दीजिए ना। अरे अनुराग जी बताइए, सवा 3 महीने, सवा 3 महीने, और आप मुझे बताइए, जवाब है नहीं, चुनाव आप आयोग ने बताइए, 1 आपने कहा महीने 10th की में मार्कशीट लगेगी, बिहार में तो आप- करके आप- दिखाया। देखिए, समय सीमा को लेकर हड़बड़ी की बात अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। बीजेपी ये कह रही है कि आप चुनाव आयोग पर ये भरोसा रखिए, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने बड़े सवाल उठा दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है, मैं एक सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ, बड़ी खबर बता रही हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एसआईआर की प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में फैसला लिया है। तो अनुराग ठाकुर जो बात, माफ कीजिए, अनुराग भदौरिया जो बात यहाँ पर कह रहे थे, उसी लाइन पर कांग्रेस पार्टी भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है और हड़बड़ी में लिया हुआ एक फैसला इसे बताया जा रहा है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इस पर मैं विजय जी से जवाब लूंगी। इससे पहले प्रमोद तिवारी का स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। अनुराग जी, कांग्रेस पार्टी भी आप ही की बात को पर ही, उसी लाइन पर ही आगे बात कर रही है कि हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला ये बताया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे उससे आगे का एक सवाल पूछ रही हूँ। बिहार में एसआईआर को लेकर जबरदस्त राजनीतिक बयानबाजियां हुई। मैं बीते एक हफ्ते से बिहार में हूँ और यहाँ पर अब एसआईआर नहीं सुनाई दे रहा है। ना तो नेताओं की जुबान पर एसआईआर लफ्ज है, ना आम जनता के बीच एसआईआर कोई मुद्दा है। क्योंकि ये मान लीजिए ना कि वहां तो इंडिया गठबंधन साफ हो चुका है, तो आपकी आत्मा जानती होगी कि इंडिया गठबंधन वहां जीत रहा है। आप अभी बोल नहीं पाएंगे कैमरे में, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि इंडिया गठबंधन वहां लीड कर रहा है, क्योंकि जनता ने नकार दिया। जनता ने अपने मन से बीजेपी को उतार ही दिया, अब उनकी बात ही करना बंद कर दी। बोले ये झूठे हैं, इनको कुछ काम करना नहीं है, 20 साल की सरकार है, अभी तो वोट भी नहीं पड़ा अनुराग जी, इधर उधर की बात। अनुराग जी अभी तो वोट भी नहीं पड़ा, आपने अभी कह दिया गठबंधन जीत गया। देखिए आप, मैं समझ सकती हूँ आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप जीत के दावे भी करेंगे, बीजेपी भी करेगी, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं फील्ड पर जब खड़ी हूँ लोगों से बात कर रही हूँ सर, मैं चुनाव नतीजों का इंतजार करूंगी, तो मैं अभी कोई फैसला नहीं दूंगी आपको, लेकिन एसआईआर मुद्दा नहीं है सर लोगों के बीच यहाँ पर, ये मैं आपको बता रही हूँ। सुन तो लीजिए, अभी चुनाव है, अभी चुनाव में सारे मुद्दे उनके दिमाग में, जनता के, उनको तो बीजेपी को पटकना। आप बगल में कैमरा खड़ा होगा, कोई आदमी पूछ लीजिए, कह देगा कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप तो खड़ी पब्लिक के बीच में किसी का माइक लगा दीजिए, एक अगर बोल दे इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो मैं जो कहूंगा मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आपके बगल में जो भी आदमी, लेकिन खड़ा हो, आप लोगों ने सर, तो आप लोगों ने तो वोट, सर आप लोगों ने तो वोट चोरी को इतना बड़ा मुद्दा बनाया, वोट चोरी, एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि पूरा वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन की निकली है ना सर। तो बिहार में आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ा इशू था, पर मैं आपको आम जनता का सेंटीमेंट बता रही हूँ। मैं जब लोगों के बीच गई, एसआईआर पर कोई बात नहीं कर रहा, और छोड़िए जनता की बात, पॉलिटिशियंस तक इस पर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं आज की तारीख। अरे वो देखो, आपने देखा होगा, एक व्यक्ति नहीं बोला होगा कि यहाँ एनडीए जीतेगी, सब साइलेंट है, सब कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जीतेगी। क्यों? क्योंकि सबके मन में महंगाई, बेरोजगारी, वोट चोर, महिला समस्या, पुल गिर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, धाए गोलियां हॉस्पिटल में चल रही हैं, किस तरह से अत्याचार इन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना था ना, फिर एसआईआर को आपने इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया जो मुद्दा ही नहीं था? अरे मैं मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ सर यही तो फिर मुद्दे थे ना जनता के, आप खुद ही उस बात को एंडोर्स कर रहे हैं। बना दिए, वोट चोरी का भी मुद्दा है, महंगाई का भी है, बेरोजगारी का है, महिला समस्या है, दलितों पे अन्याय का है, किस तरह से किसान परेशान उस पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे जिस तरह से वहाँ पे विजय जी, जनता के मुद्दों के आगे एसआईआर हो या ये बाकी मुद्दे हो, ये हल्के ही पड़ेंगे और चुनाव में इसका रिजल्ट नतीजों में आपको दिखाई देगा। बार बार महागठबंधन की तरफ से ये चुनौती एनडीए गठबंधन को दी जा रही है। देखिए, मानते हैं ना इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये तो आप मीनाक्षी जी, ये तो आप मानती ना इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं वहाँ पे।
क्योंकि हर एक की अरे रिपोर्ट महाराज, देख लीजिए, अब सुन लो। आम जनता कह रहा है आप इंडिया मेरा गठबंधन विजय जीत जी रही है। सवाल तो है। इंडिया विजय जी, गठबंधन आप के जवाब मुद्दे दीजिए। जनता की सुन समझ लीजिए। में आए, इंडिया गठबंधन ने अरे जनता के विशाल मुद्दे मत की बात कीजिए। की, विजय इंडिया शर्मा जी, गठबंधन आपका ने सवाल जनता आपसे की पूछ जो रहे हैं। परेशानियां उसकी आवाज उठाई, आपका इंडिया नाम विजय गठबंधन ने जो शर्मा लोग नहीं है। महिला परेशान ठीक है, उनकी one आवाज by उठाई, one, please, one इंडिया by one। गठबंधन ने अनुराग जी, रोजगार की देखिए, बात आप की बोल कि हम चुके हैं सर रोजगार अपनी बात देंगे, में। हर आप घर में बिल्कुल रोजगार उनका देंगे, भी जवाब सुन महिलाओं लेते का हैं ना, क्या सम्मान कह रहे हैं आप। करेंगे। हमने कभी ठीक है, लाठियां जिस तरह से इन्होंने मेरे लाठियां पास समय बरसाई, कम है जब अनुराग जी, रोजगार प्लीज मांगने गए विजय यहाँ जी पे, आपने फटाफट देखा जवाब पटना दीजिएगा, में फिर जिस मैं तरह से लाठियां बरसाई अगली गई, खबर की जो तरफ आप- बढ़ूंगी जो सर, नहीं, प्लीज। दरोगा की देखिए भर्ती मीनाक्षी होगी, जी, आप स्वागत मीनाक्षी करोगे? जी जो देखो, बेचारे बेरोजगार ये हैं, रोजगार मांगे, ऐतिहासिक लाठियां तथ्य दोगे? है अरे आपने कि देखा सुप्रीम तेजस्वी कोर्ट में विजय ये जी लोग प्लीज संक्षेप गए। में जवाब दीजिएगा, समय कम है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट में इनको मुंह की खानी पड़ी। बिहार के ऊपर एसआईआर के खिलाफ ये गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई। ये इनके मुंह पर तमाचा है विपक्षी दलों के ऊपर। अब मैं बिहार की बात करा देता हूँ। बिहार में गरीबी हमने कम कर दी, 87 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि से कटे, 24 लाख महिलाओं को हमने रोजगार दिया है। 20 अरे सुन लो भैया, सुन लो, बोलने से कुछ नहीं होता टीवी के ऊपर। चलिए सर, माफी के साथ मेरे पास समय की के लिए नहीं माफी मिलेगी के साथ जगह। आप दोनों का धन्यवाद बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर को लेकर बीजेपी और समाजवादी के प्रवक्ता आमने सामने थे और उनसे हमने सुना, लेकिन अब आपको सुनाते हैं जो सवाल कुछ देर पहले भी मैंने आपको दिखाया कि पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि हड़बड़ी का फैसला है और साथ ही ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक का इंतजार नहीं किया चुनाव आयोग ने। आसाम में सबसे ज्यादा घुसपैठिया चिल्ला रहे थे, जिसके चुनाव होने जा रहे हैं वहां तो उसका नाम ही नहीं लिया। जो कारण बता रहे हैं वो कहीं से, जब चुनाव होने ही है तो आपसे चुनाव से मतलब है, आपसे क्या मतलब है दूसरी चीजों से? आप तो करते। क्या लग रहा है क्यों असम में, हालांकि दलील दी कि वहां पर जो दलील दी सिटीजनशिप का पैमाना है वो अलग है। इनका कंसर्न नहीं, जो दलील दी वो इनका कंसर्न नहीं है। सिटीजनशिप तो घुसपैठिया पे लागू होता है, तो बिहार में क्यों करा दिया? जहां चिल्ला रहे हैं गृह मंत्री जी कि यहाँ घुसपैठिया। तो पहला, मैंने जैसा कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद करते, महीने 2 महीने बाद। दूसरा, किसी भी हालत में जिस तरीके से आसाम में इनको चुनाव कराने के पहले कराना चाहिए था एसआईआर, जो फर्जी भाजपा ने वोट बनाए सब पता लग जाते। तीसरा, ये साबित हो गया कि अंबेडकर जी के संविधान में मतदाता को जो अधिकार दिया है, ये कमजोर तबका, पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी को वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं, जो भाजपा के लिए सुविधाजनक हो। हम पूछना चाहते हैं, बिहार में इन्होंने बताया क्यों नहीं कि किसके वोट काटे इन्होंने। और इस वक्त बिहार से आपको देखिए बड़ी खबर बता दें, एसआईआर की खबरें आप देश भर में पॉलिटिकल रिएक्शंस के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बिहार में जो मुद्दे छाए हुए हैं उन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन कल अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। लेकिन उससे पहले जो घोषणा पत्र है वो जारी होने से भी पहले जो मुद्दे हैं वो कैसे नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, रैलियों में, मंचों से गूंज रहे हैं, जिसमें वक्फ कानून का भी जिक्र आया। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि जब उनकी सरकार आएगी और जनता ने अगर उन्हें आशीर्वाद दिया तो वक्फ संशोधन कानून को फाड़कर कूड़े में फेंक देंगे। और उनके इस बयान पर अब यहाँ का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि अगर तेजस्वी की सरकार आ गई तो वक्फ कानून को छोड़िए, बिहार में शरिया कानून लागू हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। वक्फ कानून को लेकर मौजूदा विवाद में सबसे पहले ये बयान आया। आरजेडी नेता कारी शोएब ने एक मंच से वक्फ बिल को फाड़ने की बात कही और अपने एमएलसी की यही बात तेजस्वी यादव ने एक अलग कार्यक्रम में दोहरा दी। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, इस क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चले जाए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं।
मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। तेजस्वी के इस बयान पर लगातार राजनीतिक पलटवार हो रही है। जेडीयू ने सवाल उठाया है कि जब संसदीय समिति में बात रखनी थी तब आरजेडी मौन क्यों रही, और अब पार्टी चुनाव से पहले ये मसला क्यों उठा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र राजनीतिक दल है, नहीं तो वो दस्तावेज दिखाएं तेजस्वी यादव, उनके हस्ताक्षर से कहाँ, क्या पार्लियामेंट्री पार्टी को कोई सलाह दिया गया? पार्लियामेंट्री कमेटी को राबड़ी देवी के हस्ताक्षर से गया, लालू जी के हस्ताक्षर से गया। तो जब सलाह देना था तो उस समय तो आपने कोई मंतव्य दिया नहीं। ये कहाँ इसको कोलंबिया समझा हुआ है या इसको युगांडा समझा हुआ है या बनाना कंट्री समझा हुआ है? क्या समझा हुआ है इसको? जिसके दिमाग का खाना खाली हो वही ये बात कर सकता है। ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये सेडिशन का मामला बनता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पास हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कुछ धाराओं में रोक लगा दी थी। अब देखिए यहाँ पर वक्फ कानून को हटा देंगे, सरकार आ गई, ये दावे किए जा रहे हैं, ये वादे किए जा रहे हैं, प्रॉमिस। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई जहां पर मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीरधाम कर दिया गया है। योगी सरकार ने फैसला क्यों किया, देखिए। पहले इलाहाबाद हुआ प्रयागराज, फैजाबाद बदलकर किया अयोध्या, अब आ गया मुस्तफाबाद का नंबर। तो अब यह साफ हो गया है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के एक और इलाके का नाम बदलने वाला है। इस इलाके का मौजूदा नाम है मुस्तफाबाद। यह इलाका लखीमपुर खीरी का है। मौजूदा नाम मुस्तफाबाद, भविष्य का नाम कबीरधाम। लखीमपुर खीरी में है मुस्तफाबाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के मंच पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर साफ कर दिया है कि यूपी सरकार धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार कर रही है। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी सरकार सभी धर्मस्थलों के सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार का काम कर रही है। आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्मस्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो वहीं सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि जब वो इस इलाके में आए तो उन्होंने गांव का नाम पूछा तो उन्हें पता चला कि इस इलाके को मुस्तफाबाद कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव मंगा करके यहाँ का नाम बदलने को कहा है। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था और ये
हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक यूपी में कहां-कहां और कौन-कौन से शहरों, इलाकों में ठिकानों के नाम बदले जा चुके हैं। शाहजहांपुर जिले में जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया। अमेठी जिले के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। वर्ष 2023 में प्रतापगढ़ जंक्शन को मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन, अंतु स्टेशन को मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज को शनिदेव धाम विश्वनाथगंज नाम दिया गया। वर्ष 2017 में इलाहाबाद जिले को प्रयागराज, 2018 में फैजाबाद को अयोध्या के तौर पर नया नाम दिया गया। तो वहीं मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के तौर पर बदला गया। जाहिर है उत्तर प्रदेश में अभी भी कई ऐसे नाम हैं जो आक्रांताओं के निशानियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बड़े शहरों और स्टेशनों के अलावा कई यूनिवर्सिटीज के नाम भी बदले गए हैं और बारी बारी से सबके नंबर आने वाले हैं। फिर चाहे वो कस्बा हो या फिर गांव, आक्रांताओं के नाम पर बसे इलाकों पर नाम बदलने का एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। छठ पर्व के दौरान बिहार की लालगंज सीट चर्चा में है, जहां से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में है। छठ पर्व के दौरान अपने विरोधियों पर उनकी मां ने किस तरह से चुन चुन कर वार किए, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पापा को एक छोटा सा भी खरोच आया, छोड़ने वाली नहीं। मुरेठा के साथ सबको बांध, सब जाएंगे मेरे पापा के साथ जेल में, बैठ के हॉलीडे मनाना वहीं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका चरण छू के मैं आपको प्रार्थना कर रही हूँ। छठी माई के दिन हमारी खाना क्यों। शिवानी शुक्ला लालगंज से आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। शिवानी इस बात से गुस्से में है कि सजा काट रहे उनके पिता मुन्ना शुक्ला को पटना के बेऊर जेल से भागलपुर जेल क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। तब कोई बुनियाद ना हो ना, तब उसको भागलपुर शिफ्ट किया जाए बिना किसी रीजन के, जस्ट बिकॉज कि वो आदमी को चाहने वाले लाखों लोग हैं, जो कि अंदर बैठ के कुछ कर तो सक नहीं रहा है, फिर भी उसको भेजा जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये टॉर्चर करने का ही ना तरीका है? और ये टॉर्चर हम नहीं हो रहे हैं, ये मेरे पापा टॉर्चर हो रहे हैं, और वो टॉर्चर होंगे भी। आप देख लेना, उनको ये लोग टॉर्चर करेंगे, उनको ये लोग मार भी सकते हैं। ये सब एक साजिश है और कुछ नहीं है। ये उनको मारने की साजिश है। एक खरोच भी आई ना मेरे पापा को, एक खरोच, ये गवर्नमेंट को छोड़ूंगी नहीं। लॉयर हूँ, लॉयर का सारा राइट जानती हूँ, ह्यूमन का पूरा राइट जानती हूँ। एक खरोच आया ना, छोड़ूंगी नहीं। सजा के बाद ना कोई मारपीट होता है ना कुछ और होता है। तो मेरे पापा को एक छोटा सा भी खरोच आया, छोड़ने वाली नहीं हूं। मुरेठा के साथ सबको बांध दूंगी, सब जाएंगे मेरे पापा के साथ जेल में, बैठ के हॉलीडे मनाना वहीं पे। बाहुबली मुन्ना शुक्ला बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रही हैं। इस बीच उनकी बेटी शिवानी शुक्ला चुनाव मैदान में है। शिवानी और उनकी मां अन्नू शुक्ला के लिए मुन्ना शुक्ला की सजा बड़ा मुद्दा है। अभी फोन आया है कि मेरे पति मुन्ना शुक्ला को भागलपुर भेज दिया। मैं यही लालगंज के परिवार को कहना चाहती हूँ, देख लीजिए कि आपके बेटा के साथ क्या हो रहा है। अभी आप लोग के हाथ में है। अभी बेटी है, माँ अकेली है, मेरा परिवार जानता है। मुझे आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए। प्लीज प्लीज, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका चरण छू के मैं आपको प्रार्थना कर रही हूँ। छठी माई के दिन हमारी खाना क्यों। मुझे लालगंज का परिवार का मुझे आशीर्वाद चाहिए। आज हम दोनों माँ बेटी अकेले हैं। कम से पटना में बगल में थे, भागलपुर भेज दिया है। अभी आप लोग के हाथ में है, बस आप लोग के हाथ में है। मैं यही कहूंगी, प्लीज अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए, अपने बेटा को। यही एनडीए का सरकार है, आप लोग देख लीजिए एनडीए का सरकार क्या करता है। अरे पटना जेल में थे, जेल में रहते, ये भागलपुर भेजने का वजह क्या है?
भागलपुर भेजिए तो क्या हो जाएगा। आप लोग अच्छा नहीं किए। एनडीए सरकार, मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ इस सरकार से कि आप लोग अच्छा नहीं किए, बिल्कुल गलत किए। ये माफी के लायक नहीं है आप लोग। लालगंज सीट से 3 बार मुन्ना शुक्ला और 1 बार उनकी पत्नी अनु शुक्ला चुनाव जीत चुकी हैं। मुन्ना शुक्ला ने वैशाली से 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा और हार गए, लेकिन जेल में रहते हुए भी मुन्ना शुक्ला इस वक्त चुनाव में बड़ा मुद्दा है। और आइए इस वक्त आपको बिहार से अलीनगर सीट का हाल दिखाते हैं। दरभंगा के तहत आने वाली अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में, और उनका इलेक्शन कैंपेन कल मैंने कवर किया। दरभंगा की अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर इस वक्त प्रचार कर रही हैं। और देखिए छठ पर्व शुरू हो चुका है। इस बीच हमने भी सोचा कि आज जरा जो जनसभा के कार्यक्रम हो रहे हैं उनके बीच में जाकर पता करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, कैसे प्रचार हो रहा है। मैथिली इस वक्त आपको लोगों के बीच दिखाई दे रही है, उनका सम्मान हो रहा है। और इस वक्त मैथिली को मिथिलांचल की परंपरागत पाग पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। मैथिली जी, आप यहाँ पर आ गई हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, आपको फॉलो करते करते हम भी सब गाँव की पगडंडियों से होते होते आपके पीछे पीछे आता। वाह, थैंक यू थैंक यू। क्या अभी तक का अनुभव रहा यहाँ पर जितनी जगहों पर आपने प्रचार किया? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? सब लोग बिल्कुल अपनी बेटी भगिनी जैसे प्यार कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग मुझे विधायक बनते हुए देखना चाह रहे हैं, ये सबके आशीर्वाद में है। अच्छा, मैंने देखा अभी इन्होंने ये बोल के आपको इंट्रोड्यूस कराया कि मोदी जी ने इनको चुनकर भेजा है क्षेत्र के लिए। यहाँ पर मोदी जी आपको भेज रहे हैं, बीजेपी की टॉप लीडरशिप भेज रही है, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैथिली का सपना क्या है अलीनगर के लिए, दरभंगा के लिए, ये सवाल है। मैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था 1 लाख युवाओं को कि वो राजनीति में 1 लाख युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने शुरुआत मुझसे की है। तो मैं बहुत ही खास हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। मैंने कभी भी अपना जीवन प्लान करके नहीं चलाया कि मुझे कब क्या करना है, सब होते गया। अब जब मुझे ये अवसर मिला है तो मैं इस पे जी जान लगा के मेहनत कर रही हूँ। अब मुझे ये बताइए, आज छठ पर्व है, जरा सबको बधाई देना चाहेंगी किसी अपने अंदाज में? सोचिए, सब खरना वाले दिन अपने घर से बाहर निकले। यही सोच रही हूँ कि खरना छठ पर्व के दिन लोग घरों के भीतर मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त आपके तो आप स्नेह देख सकते हैं कि मुझे अपने मेरे घर में, मेरे मिथिला में इतना प्यार मिल रहा है लोगों से। किसी गीत के जरिए शुभकामनाएं देना चाहेंगी आप? श्योर। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, के करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, के करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा मैथिली, मुझे एक बात बताइए, आपके विरोधी जो हैं बार बार ये कह रहे हैं कि मैथिली तो बाहर से आई हैं, वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, उन्हें क्षेत्र के बारे में क्या पता होगा। तो आप जनता को कैसे कन्विंस करेंगी कि आप उनके लिए जमीन पर उतरिए और काम करें? सब आप किसी से भी पूछेंगे ना, देखिए एक चीज़ है, मैं 10 दिन में पॉलिटिक्स में ये सीखी हूँ कि बाहरी हवाबाजी जो है सोशल मीडिया की, वो और ज़मीनी हकीकत बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पे भी किसी से पूछ लेंगे ना, कोई भी बाहरी, अगर आप बोलेंगे बाहरी है मैथिली, तो वो नाराज हो जाएंगे इस बात से। अच्छा, अलीनगर के लिए जो यहाँ के मुद्दे हैं सब हैं, उन सब के बीच आपने सीतापुर वाली जो एक बहस छेड़ दी, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि संगीत की दुनिया में तो मैथिली ने खूब नाम कमाया है, लेकिन राजनीति की पाठशाला में आते ही एकदम ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। ये सबका अलग अलग कहने का तरीका है। जब मेरे नामांकन में नित्यानंद राय जी आए थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर आप लोगों ने मैथिली को जिता दिया तो अलीनगर सीतापुर कहलाएगा। और क्यों ना कहा है, क्योंकि मिथिला की माँ मैथिली, माँ सीता, उनकी पावन भूमि है। हम सबका सौभाग्य है कि मिथिला में हमें जन्म लेने का ये सौभाग्य मिला है।